गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम इरशाद सर। फिजिक्स सॉल्यूशन इस चैनल के अंदर फिर एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बच्चों, हमने क्लास 10 साइंस 1 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है ग्रेविटेशन, और उसका आज हम लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं केपलर्स के लॉ। बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बोर्ड के ऊपर 3 मार्क के लिए ये क्वेश्चन पूछते हैं या फिर 1 मार्क के लिए सिंगल लॉ भी पूछ सकते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या होता है, केपलर का फर्स्ट लॉ हम पहले समझते हैं। ओके, फर्स्ट लॉ समझते हैं पहले। तो फर्स्ट लॉ क्या दिया है उन्होंने? ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट, ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट is an ellipse. Orbit of a planet is an ellipse with the sun at one of the foci. ओके, ये है हमारा केपलर का फर्स्ट लॉ। अब इसका मतलब समझते हैं क्या है। बहुत ही आसान है, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या होता है, एक एलिप्स हमको ड्रॉ करना है। ये हो गया हमारा एलिप्स। अभी आपको पता है एक प्लैनेट हम कंसीडर करेंगे यहाँ पर, इसको मैं पी नाम दूंगा। पी आपका क्या है, यहाँ पर प्लैनेट है। अभी क्या होता है, हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे सन। यस पॉइंट के ऊपर क्या कंसीडर करेंगे? सन। तो सभी को पता है सन के अराउंड में बहुत सारे प्लैनेट घूम रहे हैं, ये तो सबको पता है। अर्थ ले लो आपका, बाकी कोई भी प्लैनेट्स ले लो, सन के अराउंड में घूम रहे हैं। तो केपलर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या स्टडी किया, क्या बताया, जो सन के अराउंड में प्लैनेट घूम रहे हैं वो शेप कैसा बना रहे हैं उसके अराउंड में? एलिप्टिकल शेप बना रहे हैं। कैसा शेप बना रहे हैं? एलिप्टिकल। ये उनका फर्स्ट लॉ था। कैसा शेप बना रहे हो? प्लैनेट जो है सन के अराउंड में एलिप्टिकल शेप बना रहे, ये उन्होंने कहा। और उसमें जो सन है वो वन ऑफ द फोका है। अभी वन ऑफ द फोका क्यों कहा है बच्चों? क्योंकि ये जो इलिप्स है हमारा, ये इलिप्स जो है, इलिप्स के अंदर 2 सेंटर होते हैं। कितने सेंटर होते हैं? 2 सेंटर। तो एक यहाँ पर एक सेंटर हो गया और यहाँ पर एक सेंटर हो गया। अब इलिप्स के अंदर 2 सेंटर है, लेकिन हमारे पास सन तो 2 नहीं है ना, हम तो एक ही कंसीडर करेंगे। तो आप यहाँ पर सन कंसीडर कर सकते हैं या फिर यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कंसीडर किया है, इसलिए वो 2 जो फोकाई है, फोकाई मतलब क्या? 2 सेंटर, 2 फोकस, उसमें से एक फोकस हमारा कौन रहेगा? सन। मतलब 2 फोकाई में से एक हमारा क्या रहेगा? सन रहेगा, ऐसा उनको कहना है। तो ये हो गया हमारा केपलर का फर्स्ट लॉ। क्या था केपलर का फर्स्ट लॉ? जो भी प्लैनेट है सन के अराउंड में एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमने वाला है। समझ में आ रहा है ना? तो टेंशन लेने का नहीं है, सिर्फ ध्यान देना है। अब हम समझेंगे केपलर का सेकेंड लॉ। अब केपलर का सेकेंड लॉ क्या है? देखो, the line joining the planet and sun, प्लैनेट और सन के बीच में लाइन क्या करनी है? ज्वाइन करनी है। तो लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड सन sweeps equal area in equal interval of time। चलो सेकेंड लॉ क्या कह रहा है आप समझ लेते हैं। बहुत आसान है, ये भी टेंशन लेने का नहीं है। मान लो अभी आपका प्लैनेट यहाँ था और यहाँ पर आ गया। ओके, ये हम कंसीडर करते हैं प्लैनेट का पी पोजीशन और ये नया पोजीशन ए पोजीशन। ओके, और सन जहां पर है वो हमारा ओ पोजीशन है। अब मान लो और एक नया पोजीशन कंसीडर करेंगे, हमारा बी पोजीशन, और यहाँ पर हमारा सी पोजीशन। तो अब वो क्या कह रहे हैं? लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट एंड सन। तो कैसा करना है आपको? ये हमारा सन है और ये प्लैनेट है, यहाँ पर एक लाइन ज्वाइन किया हमने। सिमिलरली अब प्लैनेट का पोजीशन क्या है? ये है। अभी प्लैनेट यहाँ पर आ गया, तो फिर ये हमने लाइन ज्वाइन कर ली प्लैनेट और सन के बीच में। सिमिलरली अगर प्लैनेट यहाँ पर होता तो हमने ये लाइन ज्वाइन कर ली, यहाँ पर होता तो ये लाइन ज्वाइन कर ली। तो आपको क्या करना है? प्लैनेट और सन के बीच में लाइन को क्या करना है? ज्वाइन करना है। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, जब आप लाइन ज्वाइन करेंगे तो कोई भी 2 पोजीशन के लिए, जैसा यहां से यहां तक सन ने या फिर प्लैनेट ने कितना एरिया स्वीप किया? इतना एरिया स्वीप किया या फिर बनाया। कितना एरिया कवर किया? एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में इतना, और यहाँ पर भी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में इतना एरिया कवर किया। तो
केपलर का सेकेंड लॉ में ऐसा कहना था, वो जो एरिया स्वीप करेंगे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो एरिया जो रहेगा इक्वल रहेगा। अब इसका मतलब क्या है, देखो अगर हम प्लैनेट को कंसीडर करते हैं, प्लैनेट यहां से आ गया और यहां से आ गया, तो हम कंसीडर करते हैं प्लैनेट अगर यहां से यहां इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मतलब 2 सेकेंड में गया है, और यहां से यहां पर भी 2 सेकेंड में गया है, तो कोई भी दो पोजीशन के लिए टाइम इंटरवल कैसा हो गया हमारा, इक्वल हो गया। तो टाइम इंटरवल अगर इक्वल है तो ये जो एरिया है वो भी कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ऐसा हमें किसने कहा, केपलर ने कहा। अभी दिखने के लिए तो इक्वल नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा अब ये एरिया कैसा है हमारा, एरिया किसका लेने का हमें, ओ ए पी एरिया ओ ए पी इज इक्वल टू किसका एरिया, ओ बी सी, एरिया ओ बी सी। तो ये जो एरिया है बच्चों, ये कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे अगर उनका इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर वो स्वीप करते हैं। तो यहां पर प्लैनेट ने कितने टाइम में एरिया स्वीप किया, 2 सेकेंड में, यहां पर भी 2 सेकेंड में। आप और भी कुछ कंसिडर कर सकते हैं, नया को पोजीशन हम ले लेंगे ऐसा, ये एक पोजीशन हमारा नया पोजीशन, हम इसको नाम दे देंगे एम, इसको नाम दे देंगे एन। तो ये भी अगर 2 सेकेंड का टाइम है, तो ये भी एरिया कैसा रहेगा, यहाँ पे सेम रहेगा। मतलब कोई भी दो एरिया आप कैसा कंसिडर कर सकते हैं, सेम कंसिडर कर सकते हैं। बाकी ज्यादा टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, आपको स्टेटमेंट लर्न करना है और इतना आपको कहना है, जो एरिया है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो एरिया है वो कैसा कंसिडर करना है, आपको सेम कंसिडर करना है। और आपको प्लैनेट के बीच में और सन के बीच में लाइन भी क्या करनी है, ज्वाइन करनी है। सिमिलरली जो थर्ड लॉ है आपका, वो क्या है, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड of revolution is directly proportional to the mean distance between planet and sun। ठीक है, अभी देखो पहला लॉ सबको समझ में आ गया है, प्लैनेट जो सन के अराउंड में घूमने वाला है वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमने वाला है, बाकी ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सेकंड लॉ में आपको क्या कहा है, अगर कोई पर्टिकुलर 2 पोजीशन के लिए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में प्लैनेट अगर चल रहा है, तो वो सन के साथ जो एरिया कवर करेगा वो सेम रहेगा। और तीसरा जो लॉ है, इसका मतलब क्या है, ये जो प्लैनेट घूम रहा है, अगर इसके पास टी टाइम में ये अगर घूम रहा है, टी मतलब क्या, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट, मतलब प्लैनेट जो घूम रहा है तो कितने टाइम से, मतलब कितने के टाइम से घूम रहा है, टी टाइम से घूम रहा है, मतलब उसको टाइम कितना लग रहा है घूमने के लिए, टी। तो वो क्या बोल रहे हैं, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, इसका क्या लेना है, स्क्वायर लेना है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब ऐसा लेना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मेन डिस्टेंस लेना है प्लैनेट और सन। तो जैसा हमने देखा, यहाँ पे प्लैनेट था तो ये था हमारा डिस्टेंस, यहाँ पे प्लैनेट था तो ये हमारा डिस्टेंस, यहाँ पर फिर प्लैनेट आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया। मान लो और एक कोई यहाँ पे अगर प्लैनेट होता, या फिर यहाँ पर होता, या फिर यहाँ पर होता, तो जैसा प्लैनेट घूम रहा है, ये जो डिस्टेंस है प्लैनेट और सन के बीच में, ये एक जैसा नहीं है, ये डिस्टेंस कैसा है, अलग अलग है। कहीं पे प्लैनेट सन से दूर है, तो कहीं पे फिर नजदीक है, फिर से कैसे जा रहा है, दूर जा रहा है। तो प्लैनेट और सन के बीच में डिस्टेंस एक जैसा नहीं है, इसलिए हमें कौन सा डिस्टेंस लेना है, मीन डिस्टेंस लेना है। कैसा डिस्टेंस लेना है, मीन डिस्टेंस। उसको अगर मैं आर बोलता हूं तो उसका मुझे क्या लेना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहां पे मैं इसे लिखूंगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन। तो मीन डिस्टेंस के क्यूब को वो कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये है आपका केपलर का थर्ड लॉ। क्या लेना है आपको, प्लैनेट जो टाइम पीरियड से घूम रहा है उसका क्या लेना है आपको, स्क्वायर, और मीन डिस्टेंस का आपको क्या लेना है, क्यूब, और इनके बीच में रिलेशन लेना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग ऐसा है, अगर जितनी वैल्यू आर की ज्यादा रहेंगी, प्लैनेट को उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा, बरोबर है कि नहीं। मान लो अगर आप ऐसे दो लोग हैं, अब ये दोनों के बीच में डिस्टेंस है 2 मीटर, कितना मीटर है, 2 मीटर। ये भाई साहब को ऐसा अगर चक्कर लगाना है तो ऐसा घूमेंगे, अब इनको टाइम लगेगा सपोज 3 सेकेंड या फिर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में ये चक्कर लगाएंगे। अब हम लेंगे फिर से यहाँ पर ऐसा कंडीशन,
तो अब देखो मुझे डिस्टेंस कैसा हो गया, सपोज बढ़ गया। अब डिस्टेंस बढ़ गया, रेडियस बढ़ गया, तो फिर टाइम भी कैसा लगेगा, ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि आपका रेडियस बढ़ गया तो आपका सर्कल बड़ा हो गया, सर्कल बड़ा हो गया तो आपको घूम कर आना है, मतलब टाइम कैसा लगेगा, ज्यादा। तो यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है, जितना डिस्टेंस कम रहेगा उतना टाइम पीरियड कम लगेगा। यहाँ पर डिस्टेंस कम है तो प्लैनेट जल्दी डिस्टेंस कवर करेगा, यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है तो प्लैनेट को टाइम कैसा लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो यहाँ से ये रिलेशन हमें मिला है। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, टी स्क्वेयर प्रोपोर्शनलिटी की जगह पे अगर हम इक्वल टू लेते हैं, हमें कांस्टेंट लेना होता है, तो ये आ गया हमारा आर का क्यूब टी स्क्वेयर। इसके जगह पे हम इक्वल टू अगर लेते हैं तो हमें कांस्टेंट लेना है, इस कांस्टेंट को हम केपलर कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। और यहाँ से टी स्क्वेयर, ये आर क्यूब अगर नीचे आया तो इज इक्वल टू के, मतलब टी स्क्वेयर अपॉन आर क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ, कांस्टेंट। तो बच्चों ज्यादा केपलर लॉ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है इसके पहले आपको केपलर लॉ बहुत डिफिकल्ट जा रहे थे, अब इस लेक्चर को देखने के बाद कहीं ना कहीं आपको केपलर लॉ आसान हो गए हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। कुछ अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अब आगे हम इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने वाले हैं, अब हम थोड़े से एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो फिर मैं अभी रब करता हूं। अभी आपके टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल दिए हैं, 2 एग्जाम्पल दिए हैं आपके टेक्स्ट बुक में, वो एग्जाम्पल हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो कैसे है सब लोग, बढ़िया एकदम, हालचाल। तो ध्यान दो, एग्जाम्पल जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है महेंद्रा और विराट के बारे में दिया है। आपके टेक्स्ट बुक में जो भी एग्जाम्पल दिया है, महेंद्रा का वेट दिया है 75 केजी और विराट का वेट दिया है 80 केजी। तो मासेस दिए, मतलब आपको वेट क्या, वेट मतलब क्या दिए हैं, मासेस। तो महेंद्रा के मास को मैं बोलूंगा m1, विराट के मास को मैं बोलूंगा m2। देखिए आपको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, 10th साइंस का टेक्स्ट बुक लेके बैठना है। महेंद्रा और विराट दोनों के मासेस दिए हैं, पहला दिया है 75 केजी, दूसरा दिया है 80 केजी। दोनों बेंच के ऊपर बैठे हैं, उनके बीच में जो डिस्टेंस दिया है वो दिया है 1 मीटर। और बच्चों आपको जैसे कि पता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू तो कांस्टेंट ही होती है, ये आपको मैंने पिछले कुछ लेक्चर में समझाया था। तो आप डायरेक्ट अगर लेक्चर नंबर 4 करेंगे तो आपको कैसे समझ में आएगा, उसके लिए आपको लेक्चर नंबर 1 देखना पड़ेगा, लेक्चर नंबर 2 देखना पड़ेगा। तो आई होप आप वो लेक्चर देख कर आए हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। अब आपको क्या पूछ रहे हैं, महेंद्रा और विराट के बीच में कितना फोर्स लगेगा, है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। दोनों बेंच के ऊपर बैठे और उनके बीच में फोर्स कैसे लगेगा, तो उसी को तो ग्रेविटेशन कहते हैं। ग्रेविटेशन मतलब क्या है, 2 मासेस के बीच में क्या है, अट्रैक्शन। मतलब मान लो आप क्लास में बैठे हो, आप और आपका फ्रेंड, और 1 मीटर 2 मीटर कुछ भी डिस्टेंस पे आप बैठे हो, तो आप दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होने वाला है। इसका मतलब आप दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगने वाला है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आप अट्रैक्ट तो नहीं करेंगे, लेकिन वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स प्रेजेंट है। क्यों है, क्योंकि आपके दोनों के पास मासेस है। अब आप बोलेंगे सर ग्रेविटेशनल फोर्स प्रेजेंट है तो हम दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। उसका रीजन ऐसा है, आप दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू बहुत ही कम है। अब मैं मान लो मेरे पास अगर ये ऑब्जेक्ट है, मैं इसको नीचे छोड़ दूं तो ये अर्थ क्या कर रही है, इसको अट्रैक्ट कर रही है। तो इसका एक मास हुआ, अर्थ का एक मास हुआ, तो अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, मतलब अर्थ के पास ग्रेविटेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए ये नीचे जाएगा तो ये मुझे दिखाई दे रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, बरोबर है कि नहीं। बट ये जो छोटे छोटे मासेस है इसमें ग्रेविटेशन होता है, लेकिन वैल्यू छोटी होती है। अगर आपको नहीं यकीन आ रहा तो ध्यान दो, फिर देखो मैंने आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ाया था, एफ का फॉर्मूला हमने प्रूफ किया था, G(m1m2) अपॉन r²। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। अब हम फाइंड करेंगे महेंद्रा और विराट के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स चल रहा है बीच में, ठीक है। तो फिर F इक्वल टू बताओ, G कितना है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, m1 कितना 75, m2 कितना 80, और यहाँ पर 1 का क्या है, स्क्वायर। अब देखो F इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब देखो इनका मल्टीप्लीकेशन आप कर लो तो 6000 आएगा। मल्टीप्लीकेशन तो सबको आता है ना, ऐसा मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो कितना आएगा, 6000 आएगा। और नीचे 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, नहीं भी लिखा तो भी चलेगा। तो समझ में आ रहा है क्या, महेंद्रा का वेट है 75 केजी या फिर मास है 75 केजी, विराट का 80 केजी, दोनों 1 मीटर के ऊपर बैठे हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपको पता होना चाहिए या फिर पेपर में दिया होता है। तो कितना फोर्स लग रहा है हम कैलकुलेट करेंगे।
तो ध्यान दीजिएगा, F इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। 6000 को 6 इंटू 1000 लिखेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन करो, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन जो है वो आने वाला है 40.02। मल्टीप्लिकेशन तो सबको आना चाहिए, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन इतना आ गया। अब क्या बचा, 10⁻⁻11। अब 1000 यानी कितने जीरो है, 3 जीरो। 1 के आगे कितने जीरो है, 3 जीरो। इसको लिखेंगे 10 का पावर 3। देखो बच्चों, 10⁻0 कितना होता है 1, 10⁻1 कितना होता है 10, 10⁻2 कितना होता है 100, 10⁻3 1000, 10⁻4 10,000। समझ में आ रहा है, जितने जीरो उतना पावर, जितने जीरो उतना पावर, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो हो गया, फिर कहानी खत्म। F इक्वल टू 14.02। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में बेस एक जैसा है, एक बार ले लो। मल्टीप्लीकेशन में बेस एक जैसा है, एक बार ले लो। अब यहाँ से माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। 11 में 3 गए 8। बड़ा भाई कौन है, माइनस। ये हो गया हमारा फोर्स। कितना न्यूटन का फोर्स लगा फिर महेंद्र और विराट के बीच में, 40.02 इंटू 10⁻⁻8। सर बुक्स में ये आंसर नहीं दिया है, आपका गलत हो गया। ऐसा नहीं है, तो देखो F इक्वल टू, पॉइंट अगर पीछे लेके जाऊं, पॉइंट 1 से पीछे लेके जाऊं, तो ये जो पावर है इसको बढ़ाना है, ये रूल है। जितना पॉइंट पीछे उतना पावर आगे। तो 1 से पीछे गया तो पावर 1 से बढ़ाओ, तो पावर हो गया -9। तो फिर गलत हो गए, -8 को 1 से बढ़ाया तो -7 होता है। तो कितना फोर्स लग रहा है हमारे दो भाइयों के बीच में, दो महेंद्र और विराट भाई है ना, क्रिकेट खेलते हैं। हाँ, तो इतना फोर्स उनके बीच में लग रहा है। अब बच्चों, इसके आगे आपको एक एग्जांपल कंटिन्यू करके दिया है महेंद्र और विराट के बीच में। क्या क्वेश्चन दिया है आपको, जरा देखते हैं उसमें क्या दिया है। तो क्वेश्चन में ऐसा दिया है आपको कि जो हमारे महेंद्र और विराट भाई साहब है, उसमें महेंद्र जो है फ्रिक्शनलेस बेंच के ऊपर बैठे हैं और 0 वेलोसिटी से महेंद्र क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। और वो बोल रहे हैं महेंद्र किसके पास जा रहा है, विराट के पास। चलो क्वेश्चन नंबर 2 को मैं कंटिन्यू करता हूं, जो 1 के रेफरेंस से आया है। तो हमारे जो महेंद्र भाई साहब है बेंच के ऊपर बैठे हैं, वो फ्रिक्शनलेस बेंच है और फिलहाल में वो तो रेस्ट में है। अभी रेस्ट पे है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितने होगी, 0 मीटर पर सेकेंड। अभी बच्चों, आपको साइंस 1 के एग्जाम्पल अच्छे आने के लिए थोड़ा सा 9th का बेसिक भी होना चाहिए, और अगर नहीं भी है तो फिर अच्छे से ध्यान दो। महेंद्र जो है अभी विराट की तरफ मोशन कर रहा है, बट फिलहाल तो वो रेस्ट पे था, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 0। लेकिन जब उसने मोशन किया विराट के पास, तो उसको समय लगा 1 सेकेंड का। कितना सेकेंड का, 1 सेकेंड का। अब वो विराट के पास गया तो उसके पास फाइनल वेलोसिटी आ गया, क्योंकि उसने मोशन किया। तो वो वेलोसिटी हमको क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो अच्छे से ध्यान दो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। न्यूटन का फर्स्ट इक्वेशन हमें पता है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। ओके, u तो 0 है, तो v इज इक्वल टू 80। अभी टाइम पता है, एक्सेलरेशन पता नहीं है, तो एक्सेलरेशन कैसा निकालेंगे, बहुत ही आसान है। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। तो हम पहले महेंद्र की वेलोसिटी फाइंड करने के पहले महेंद्र का एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। सर विराट का क्यों नहीं करने का, विराट जगह पर बैठा है, विराट कहीं जा नहीं रहा है, उसके पास कौन जा रहा है, महेंद्र सिंह धोनी। उनका हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी। एक्चुअली वेलोसिटी निकालनी है, लेकिन उसके लिए हमें जरूरत किसकी पड़ गई, अभी एक्सेलरेशन की। तो वो फॉर्मूला आपके सामने है। फोर्स कितना आया बताओ, कितना आ गया, 4.002 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन जो महेंद्र भाई साहब है उनका एक्सेलरेशन निकालेंगे तो मास भी उनका ही लेना पड़ेगा। तो उनका मास कितना था, 75 kg। तो ये आ गया 75। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसा करेंगे, इतना डिफिकल्ट है, नो प्रॉब्लम। देखो इसका पॉइंट आगे लेके जाओ, कितने से आगे गया, 3 से। अब पॉइंट आगे जा रहा है, मतलब पावर को कम करना है। तो -7 को 3 से कम किया तो -10। यहां पर पॉइंट पीछे गया, पावर बढ़ गया। यहाँ पे पॉइंट आगे जा रहा, पावर क्या होगा, कम।
डिवीजन करो, 75 का पाड़ा बोलो, 75 एक 75, 75 का डबल 150, 4 पट किया तो 300, 5 पट किया तो 75 का 5 पट किया तो 375, कितना बचा 25, ये 2 आ गया नीचे। ओके, फिर 75 का पाड़ा डबल करे तो 150, ट्रिपल करे तो 225, ट्रिपल करेंगे तो 225, कितने बचे 27, जीरो ले लो, पॉइंट ले लो। फिर 75 का ट्रिपल करे तो 225। तो यहां तक डिवीजन ठीक है। कितना आ रहा है आंसर 53.3, कितना आ रहा है 53.3, कितना आ रहा है 53.3। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 53.3, और यहाँ पर पावर है 10⁻⁻10। सर बुक्स में ऐसा दिया नहीं है, फिर से पॉइंट पीछे डालो, 1 से पॉइंट पीछे तो 1 से पावर बढ़ जाएगा, पॉइंट पीछे पावर बढ़ाओ, -10 को 1 से बढ़ाएंगे तो -9। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया इतना। अब वेलोसिटी निकालो, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या है 80, यहां पर है ए कितना है 5.33 इंटू 10⁻⁻9, टाइम की वैल्यू 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर चेंज होगा नहीं, मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैसा आया सेम आया, कैसा आया सेम आया, कैसा आया सेम आया। सर बुक्स में यहाँ पर 3-4 दिया है, आप लिख सकते हो, रिपीटेशन हो रहा है तो हम उसको लिख सकते हैं। तो बच्चों हमने आज लेक्चर नंबर 4 में क्या पढ़ा, फिर ग्रेविटेशन के एग्जांपल्स और केपलर्स के लॉ। तो आई होप, मुझे पता है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा और आपने बिल्कुल इसको एंजॉय भी किया होगा। लेकिन फिर एक बार बता दूं, साइंस 1 के लिए अच्छी नोटबुक करना है, पूरे लेक्चर रेगुलरली देखने हैं, किताब को पढ़ना है और बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। और बच्चों अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उसके ऊपर आपको इंप्रूवमेंट करके आपके सवाल का आंसर बिल्कुल देने वाला हूं। लेकिन आपको मैंने बताया था आपको एक पाप करना नहीं है। कौन सा पाप? जो बच्चों का साइंस वीक है वो बच्चों को आपको जाकर बताना है, रिसर्च सर आ चुके हैं, आपको साइंस का पूरा सॉल्यूशन देने वाले हैं। अगर आप उनको नहीं बताते तो फिर आपको पाप लगने वाला है। तो आप मुझे पता है ऐसा करेंगे नहीं, तो अपना जो चैनल है हर एक 10th के बच्चे तक ये पहुंचना चाहिए, उसका साइंस हमें अच्छा करके देना है, उसका बेसिक हमें अच्छा करके देना है। इतना काम आप बिल्कुल करेंगे, मतलब आप चैनल को लाइक करेंगे, अगर आपको लगता है तो शेयर भी करेंगे, और आपको अगर पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब भी करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।